अब हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 10 प्रकाश। देखना बड़ा मजेदार चैप्टर है भाई, है ना। अध्याय 10 है, फिजिक्स से रिलेटेड है और फिजिक्स का ये चैप्टर जो है पहला चैप्टर है और जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश, है ना। और प्रकाश का मतलब आपके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा होगा कि प्रकाश मतलब क्या। जो हम रोज देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, बल्ब जो जल रहा है वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा, तो हाँ उसी प्रकाश की बात कर रहा है। और उस प्रकाश से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं होती है हमारे दैनिक जीवन में। और वो घटनाएं क्या है, हालांकि हम पिछली क्लासों में भी प्रकाश के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिजिक्स के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये प्रकाश का जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है। इसके बाद में जैसे जैसे हम आगे की क्लासों में जाएंगे और बल्कि कॉलेज लेवल तक भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें अगली क्लासों में क्या है, काफ़ी एडवांस रूप इसका मिलेगा और वहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें पढ़ने को मिलेगी। तो हमें 10th क्लास में फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश, और इसमें पढ़ना हमें प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ, फिर हम डिस्कशन करेंगे कि ये होता क्या है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। ठीक है, परावर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन, तथा अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन। मेरे ख्याल से जो मैंने यहाँ पर लिखा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये शब्दों को भी हमने कई बार यूज किया है। ठीक है, बोलते ना ये परावर्तित हो गया, प्रकाश परावर्तित हो गया, इससे टकराया और वो परावर्तित हो गया। हमने एक बाल को फेंका, किसी दीवार से टकराई और वो परावर्तित हो गई या वापस आ गई। ठीक है, यही परावर्तन कहलाता है। हमने कोई प्रकाश किरण किसी कांच पर मारी और वो कांच के आर पार निकल गई, तो क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में भी हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम से भी क्लियर है। प्रकाश का परावर्तन मतलब परावर्तित हो जाना या वापस आ जाना। हम प्रकाश की बात न भी करें, हमने एक दीवार पर बॉल मारी और वो क्या हो गई, वापस आ गई, तो ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई। अगर मान लिया जाए कि कोई पतला सा पेपर है, कागज का पेपर है, बिल्कुल एकदम कमजोर सा पेपर है, और हमने एक बॉल ली और तेजी से मारी और उस कागज को फाड़ के बाहर निकल गई, तो क्या हो गई, वो बॉल क्या हो गई, उससे आर पार निकल गई, मतलब अपवर्तित हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कागज की बात न करें क्योंकि प्रकाश से रिलेटेड है, तो प्रकाश की प्रकृति के आधार पर हमें परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना होगा। तो देखेंगे हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइट। चैप्टर का नाम, लाइट का नाम बहुत ज्यादा सुनने में आता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, और एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश में परावर्तन को रिफ्लेक्शन बोलेंगे और अपवर्तन को जो बोला जाएगा वो रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में हमें यहाँ समझना है। पहली बात तो यहाँ पर एक शार्ट में हम समझ ले, अध्याय का जो सारांश है वो सारांश क्या है। अध्याय प्रकाश की एक प्रकृति होती है जो कि हम डेली देखते हैं। क्या प्रकृति होती है, ये क्या होता है, किसी चमकीली वस्तु से टकराता है तो क्या करता है, प्रकाश वापस आ जाता है, आता है ना। चमकीली वस्तु मतलब जैसे बोल दिया जाए कि जो दर्पण है, दर्पण पर अगर हम टार्च मारे तो क्या होगा, ये परावर्तित हो जाएगा। कोई अगर कांच है, कांच पर अगर हम टार्च मारे तो कांच क्या करेगा, प्रकाश को आर पार जाने देगा। बल्कि टार्चे के सामने कांच भी लगा होता है ना, एक सिंपल कांच लगा होता है, तो ये क्या करता है, जो बल्ब जलता है, बल्ब जलने के बाद में कांच में से वो क्या हो जाता है, आर पार चला जाता है और सामने की ओर पहुंच जाता है। इसका मतलब टार्च जो है, टार्च में क्या हो रहा, अपवर्तन हो रहा, क्योंकि कांच के आर पार हो जा रहा है। इस अध्याय के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है इसके बारे में हम समझते। देखना मेरे पास में अभी टार्चे तो नहीं है, ये मोबाइल है, मोबाइल का ही मैं यहाँ पर टार्च यूज कर रहा हूँ। देखना, ठीक है, यहाँ पर मैंने टार्च जलाया मोबाइल का, आपको दिख भी रहा होगा ये टार्च है, जल रहा है। अब मेरे पास में यहाँ पर कुछ दर्पण रखे हुए, कुछ लेंस रखे हुए, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हम प्रयोग के द्वारा भी हम समझेंगे हर बात को कि किस प्रकार से जो भी प्रकाश की प्रकृति है और प्रकाश की प्रकृति को हम प्रयोग द्वारा यहाँ पर समझने वाले। देखना, एक समतल दर्पण है जिसमें हम अपना चेहरा रोज देखते हैं। ठीक है, तो एक समतल दर्पण दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पॉलिश है और कैसे है वो उसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। समतल दर्पण पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये टार्च मार रहा हूँ। देखिए आपकी ओर प्रकाश आती हुई नजर आ रहा है, चमक रहा है ना।
मैंने क्या किया, टार्च किधर है, अगर मैं इसको हटा दूं तो टार्च किधर जा रहा, प्रकाश इधर जा रहा, और बीच में अगर दर्पण आ गया, ये समतल दर्पण है, तो दर्पण क्या कर रहा है, इस प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, इधर आगे नहीं जाने दे रहा उसको, इधर की ओर अगर मैं बड़ा सा दर्पण लगा दूं, पूरा का पूरा प्रकाश वापस परावर्तित कर देगा। इसके बाद में ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण का जो, समतल क्यों बोल रहा हूं मैं, ये समतल है, पृष्ठ जो है ना इसका एकदम बिल्कुल समतल है, ठीक है, प्लेन है। इसके बाद में मेरे पास में दूसरा दर्पण है जो हमें चैप्टर में पढ़ना है और इनके बारे में हमें पढ़ना भी पड़ेगा। देखना, एक दर्पण है, इसको मैं इसके होल्डर में लगा रहा हूं। इस दर्पण की खासियत क्या है, देखना, ये जो दर्पण है ना अंदर से दबा हुआ है, अवतल है, मतलब अवतल ही तो बोलते ना, बीच में से अगर मतलब इस प्रकार से कटोरे टाइप का, कटोरे टाइप का, तो उसको अवतल ही तो बोलते। कटोरा क्या होता है, अवतल होता है, अंदर से दबा होता है, जिसमें हम कुछ भी डाल के रख सकते हैं, सामान रख सकते हैं, या सब्जी वगैरह डाल के हम खाना वाना खाते हैं, तो वो क्या है, ये अवतल है, मतलब यहाँ पर क्या है, दबा हुआ है। इसको मैं इस होल्डर में ही रख रहा हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। इस पर भी मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसने भी क्या किया, प्रकाश को परावर्तित कर दिया, ठीक है। इनकी प्रकृति अलग अलग है, किस प्रकार से परावर्तित करता है, प्रकृति थोड़ी सी अलग है, लेकिन इसके बारे में हम फिर और डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है, हमें पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक उत्तल दर्पण है, देखिए मैं सारे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये उत्तल दर्पण है, मतलब उत्तल क्या किसको बोला जाता है, उठा हुआ, उत्तल मतलब उठा हुआ, तो ये उत्तल दर्पण है, ये बीच में से उठा हुआ है, इस प्रकार से कैसे बना उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर इस पर भी मैं टार्च मार रहा हूँ, तो इसने भी क्या किया, प्रकाश को परावर्तित कर दिया। देखिए आपको चमकते हुए नजर आ रहा है, अब चमक नहीं रहा है ना, अब चमक रहा क्या, अगर टार्च मारूंगा तो चमक रहा है, इसका मतलब इसने क्या किया, प्रकाश को परावर्तित कर दिया। इसके बाद ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में पूरा डिटेल में समझना है, और पूरे चैप्टर में यही मिलेगा आपको। मेरे पास में एक कांच का स्लेब है, स्लेब मतलब सिंपल सी बात है, मोटे कांच का गत्ता है एक, ठीक है, काफ़ी मोटा कांच है, और एक स्लेब बोला जाता है इसको, ग्लास स्लेब बोला जाता है, या कांच का स्लेब बोला जाएगा, गत्ता है, सीधी सी बात है। ये क्या होना चाहिए, कांच कैसा होता है, पारदर्शी होता है। मैं अगर इस पर प्रकाश डालूं, देखिए प्रकाश डालूं तो आपको बोर्ड के ऊपर पूरा का पूरा कांच का स्लेब दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना, देखिए बोर्ड के ऊपर पूरा कांच का स्लेब दिखाई दे रहा। तो मैं इस पर जो प्रकाश डाल रहा हूं, इसने परावर्तित न करके क्या किया, अपवर्तित कर दिया, प्रकाश पूरा का पूरा इधर आ गया, तो यही है अपवर्तन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये समतल है, ये वाला कांच का जो स्लेब है वो समतल है, दोनों पृष्ठ कैसे इसके समतल है। इसके बाद में मेरे पास में और एक ग्लास है, लेकिन ये ग्लास समतल नहीं है, कैसा है, बीच में से उठा हुआ है, सॉरी ये वाला क्या है, अंदर से दबा हुआ है, इधर से भी दबा हुआ है और अंदर से भी दबा हुआ है। कहने का मतलब अंदर की ओर इस प्रकार से ये कांच बना हुआ है, देखिए इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक, इधर से भी ये भी पृष्ठ अंदर से दबा है और ये भी पृष्ठ क्या है, अंदर से दबा हुआ है। इस पर मैं टार्च मार रहा हूं, देखिए इसने भी क्या किया, आर पार प्रकाश को जाने दिया, ठीक है, ठीक। इसकी प्रकृति थोड़ी सी अलग है, वो हम उसके बारे में हम बाद में समझेंगे। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, देखिए तो बहुत मज़ेदार काम हो गया। ये देखिए कितना ज़्यादा प्रकाश ये यहाँ पर जा रहा, मैं इसको थोड़ा सा दूर कर रहा हूँ तो ये बिंब भी दिख रहा होगा आपको, एक छोटा सा बिंब यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, देखिए ऐसे में दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, वो दिख रहा है एक छोटा सा बिंब, जैसे जैसे पास में ला रहा हूँ तो ये इस प्रकार से हो रहा, और ये एक जैसे जैसे दूर ले जा रहा हूँ वो प्रतिबिंब क्या बड़ा तेज हो रहा, देखिए बहुत तेज प्रतिबिंब है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चमक रहा है ये देखिए, अब तो बहुत ही तेज़ी से चमक रहा। और पास में अगर करूँगा मैं, अगर लाइट को बंद कर दूँ और अच्छे से दिखेगा ये, ठीक है। यहाँ पर देखना, अभी ये दिख रहा, अभी यहाँ पर देखना, जैसे जैसे मैं टार्च को दूर ले जा रहा हूँ ये देखिए बहुत तेज चमक रहा है। मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ इसके बारे में क्योंकि हमें इस चैप्टर में बहुत इसी के बारे में पढ़ना है, सारी बातें यही समझना है। इसको अगर मैं दिखाऊँ तो ये कांच को क्या है आर पार किया और इसके आसपास भी कुछ लाइट दिखाई दे रहा, ये वास्तव में कांच की प्रकृति है अलग अलग ग्लास की, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे कि क्या है। और 11th-12th में भी काफ़ी चीज़ें इसके बारे में, और इसके ये कांच का स्लेब है तो इसने क्या किया आर पार इसको जाने दिया इस प्रकार से यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कशन किया इस आधार पर बहुत कुछ हमें
परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पता चल गया। चला कि नहीं पता? परावर्तन मतलब प्रकाश को परावर्तित कर देना, अपवर्तन मतलब प्रकाश को अपवर्तन कर देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आता है कि कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें आंख की आवश्यकता होती है, स्वस्थ आंख की, स्वस्थ आंख की आवश्यकता होती है। स्वस्थ आंख से मतलब मेरा ये है कि कोई अगर दृष्टिहीन है, जिसको दिखाई नहीं देता है, उसका इसका मतलब उसकी आंख क्या है, स्वस्थ नहीं है, इसलिए वो किसी वस्तु को नहीं देख पाता है ना। तो दृष्टिहीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो देख सकता है किसी वस्तु को, तो उसको काय की आवश्यकता होती है, आंख की आवश्यकता होती है। और मजेदार बात बता दूं कि इसके अलावा भी और एक चीज की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर मैं किसी को बोलूं कि कोई भी वस्तु क्यों दिखाई देती है जनरल, तो कोई भी बोलेगा भैया जिसकी आंखें होगी उसको दिखेगा, जिसकी आंखें नहीं होगी उसको नहीं दिखेगा। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि जब तक ये दोनों चीजें नहीं रहेगी, आंख और प्रकाश, तब तक हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब एक बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, देखना थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, लेकिन जब तक बेसिक पूरी बातें क्लियर नहीं रहेगी तब तक उसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, है ना। कई बच्चे क्या है, परावर्तन की परिभाषा रटते रहते, परावर्तन इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, अपवर्तन इसको बोला जाता है, ये होता है, वो होता है, वो सारी चीजें रटने वाली बातें हैं। रटने की अपेक्षा हमें प्रॉपर समझना पड़ेगा, तब तो इस चैप्टर में मजा आएगा, ठीक है ना। और वैसे भी 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर है ये, है ना। और 10th क्लास का फिजिक्स इतना महत्वपूर्ण है कि अगर 10th क्लास का फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा, और 9th क्लास का तो खैर अब टाइम पास हो गया अपना, लेकिन 9th क्लास और 10th क्लास का फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक 11th क्लास 12th क्लास का फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पूरा बेसिक लेवल से हमें इसको समझना होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारी बातें समझेंगे हम, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम यहाँ पर आपके साथ में कमिटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, कहने का मतलब। अभी एक एग्जाम्पल समझते हैं हम यहाँ पर, देखना। एक बंद कमरा है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक बंद कमरा है और दूसरा एक बंद कमरा है। ये दो बंद कमरे हैं, ठीक है। दोनों के बीच में 3-4 अंतर भी है, डिस्टेंस भी है दोनों। इसमें क्या है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा है या खड़ा है जैसा भी है। और इसमें क्या है, कोई वो एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। एक क्या है, वस्तु यहाँ पर एक रखी हुई है। मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई वस्तु, इस प्रकार से मोबाइल का ज़्यादा कल्चर है इसलिए मोबाइल रखा हुआ है यहाँ पर, हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो है, ये बंद कमरे में है, यहाँ पर भी बंद कमरे में, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, कांच की दीवार है। काय की दीवार है, कांच की दीवार है। समतल कांच लगा है, प्लेन ग्लास लगा हुआ है, जो कि हम खिड़की वगैरह में लगाते हैं, जिससे आर पार दिखाई देता है। अब यहाँ पर अंधेरा है, अंधेरा, और यहाँ पर भी अंधेरा है। क्या ये व्यक्ति इसको देख पाएगा, मोबाइल को देख पाएगा, इस कमरे में जो मोबाइल है, जबकि इसकी आंखें स्वस्थ है, देख पाएगा? और मेरे ख्याल से सबका आंसर ये होगा कि नहीं देख पाएगा। क्यों? उसको और आगे देखते हैं। अब यदि मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या है, प्रकाश है, यहाँ पर क्या है, प्रकाश है, और यहाँ पर क्या है, अंधेरा ही है। अब बताइए, ये व्यक्ति इस वस्तु को देख पाएगा? और मेरे ख्याल से यहाँ पर इस रूम में अगर प्रकाश भी है तो इस वस्तु को ये नहीं देख पाएगा। और अब यहाँ पर अगर मान लिया जाए, यहाँ अंधेरा है, अंधेरा है, और यहाँ पर क्या है, प्रकाश है। अब ये व्यक्ति यहाँ पर अंधेरे में बैठा हुआ है और ये प्रकाश है यहाँ पर, अब देख पाएगा वस्तु को? देखना, बहुत सारी चीज़ों के अभी यहाँ पर आंसर मिलने वाले हैं। तो अभी मेरे ख्याल से वस्तु को ये देख पाएगा। अब यदि मान लिया जाए यहाँ पर प्रकाश है और यहाँ पर भी प्रकाश है, तो अब वस्तु को देख पाएगा? तो बिल्कुल देख पाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पर 4 स्थिति है। दोनों जगह जब अंधेरा था तो ये वस्तु को नहीं देख पा रहा था, ये प्रकाश में बैठा था, लेकिन वस्तु जो अंधेरे में थी फिर भी वस्तु को नहीं देख पा रहा था। ये अंधेरे में बैठा था, लेकिन यहाँ पर वस्तु के पास में प्रकाश था, ये वस्तु को बड़े आसानी से देख पा रहा था। दोनों जगह प्रकाश है,
फिर भी वस्तु को, सेम प्रकाश है तो ये वस्तु को फिर से देख पा रहा। इसका मतलब दो स्थितियों में वो देख पाएगा, दो स्थितियों में वो नहीं देख पाएगा। तो वास्तव में ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है, जो वस्तु है ना वो काय में होना चाहिए? प्रकाश में होना चाहिए। सिंपल सी बात यहाँ पर इतनी बात समझने के बाद में यहाँ पर हमें समझ में आ रही है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वस्तु को वास्तव में देख क्यों रहा और प्रकाश की क्यों आवश्यकता है? इसका सिंपल तरीके से अगर कारण समझे हम, तो क्या होता है कि प्रकाश किरणें इस वस्तु के ऊपर पड़ती है। इस प्रकार से प्रकाश किरणें क्या करती है? इस वस्तु के ऊपर आती है। कहीं से भी आया प्रकाश किरणें, इधर से आया या इधर से आया, प्रकाश किरणें क्या हो रही? इस वस्तु के ऊपर आ रही है। और इस वस्तु से प्रकाश क्या हो रहा? परावर्तित हो रहा। प्रकाश इससे क्या हो रहा? प्रकाश परावर्तित हो रहा। और परावर्तित होने के बाद में यह जो प्रकाश है, परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा? इस वस्तु के इस व्यक्ति के आंखों पर आ रहा। और जब परावर्तित होकर प्रकाश इसके आंखों पर आएगा तब वस्तु दिखेगी। तो यही परावर्तन का यहाँ पर संबंध है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देगी, मान लिया जाए यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है और ये पेड़ और हमारी आँख यहाँ पर है, तो जब तक प्रकाश किरणें इस पेड़ पर पड़ेगी और प्रकाश किरणें इस पेड़ से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आएगी तभी ये पेड़ दिखाई देगा, अदरवाइज पेड़ दिखाई नहीं देगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पर समझ में आ रही है, जब तक वस्तु के ऊपर प्रकाश नहीं आएगा, यानी कि प्रकाश वस्तु के ऊपर होना आवश्यक है, इसके आंखों के ऊपर प्रकाश होना आवश्यक नहीं है। प्रकाश इस वस्तु के ऊपर आएगा और इससे परावर्तित होकर इसकी आंखों पर पड़ेगा तो यह वस्तु क्या होगी? दिखाई देगी। तो यही बातों को हमें इस चैप्टर में समझना है। अगर प्रकाश की प्रकृति के बारे में अगर हम समझे तो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है और प्रकाश होता क्या है, कहाँ से हमें प्राप्त होता है। हालांकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन हम प्रकाश की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। तो प्रकाश हमारे पास में दो प्रकार के प्राप्त होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। देखना, प्रकाश जो होता है वो प्राकृतिक होगा या क्या होगा? मानव निर्मित होगा। मानव निर्मित, ठीक। मानव निर्मित से समझ गए होंगे कि जो मानव ने अपने आविष्कारों के द्वारा प्रकाश को उत्पन्न किया, किस प्रकार से किया उसके बारे में हम देखेंगे। प्राकृतिक का मतलब ये है कि जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है, जैसे मान लिया जाए कि सूर्य है, ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त हो रहा, ये मनुष्य ने सूर्य को नहीं बनाया, ठीक है, ये क्या हो रहा? प्राकृतिक है। चंद्रमा, चंद्रमा प्राकृतिक है। तारे, तारे द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा, ये भी क्या है? प्राकृतिक है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो सूर्य द्वारा ही होता है। सूर्य द्वारा क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और तारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। ये क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर आता है और उसका कुछ अंश वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा जो है वो क्या करता है? ग्रहण कर लेता है और उसको फिर उत्सर्जित करता है, ये बोल सकते हैं। और कुछ प्रकाश क्या करता है? ये परावर्तित कर देता है। तो इसलिए हमें भी चंद्रमा चमकते हुए नजर आता है, प्रकाश उत्सर्जित करते हुए नजर आता है। सेम तारे, चंद्रमा से जो प्रकाश आ रहा वो उसको तारे अवशोषित कर लेते हैं कुछ, और वो भी क्या करते हैं? फिर थोड़ा थोड़ा प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं, इसलिए तारे भी हमें चमकते हुए नजर आते हैं। तो मेन कारण है प्राकृतिक तो सूर्य ही है, ठीक है ना। तो सूर्य द्वारा हमें प्राकृतिक रूप से प्रकाश प्राप्त होता है। मानव निर्मित हम बोल सकते हैं बल्ब, विद्युत बल्ब बोल सकते हैं हम, ठीक है। टार्च बोल सकते हैं, टार्च जो बैटरी द्वारा टार्च चलता है, तो टार्च द्वारा हम प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती द्वारा हम प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। दिया है, दिए द्वारा, लैंप है, तो इस प्रकार से हम प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम अदीप्त और दीप्त क्या है। अदीप्त, अदीप्त और दीप्त वस्तु। ये दीप्त कहने का मतलब, अदीप्त और दीप्त का मतलब सिंपल है, नाम से क्लियर है। दीप्त का मतलब जो दिखाई देती है, मतलब जो क्या करती है? चमकते रहती है। और अदीप्त मतलब जो नहीं चमकती है। मान लिया जाए कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती क्या करती है? प्रकाश को उत्सर्जित करती है, तो ये क्या कहलाएगी? दीप्त कहलाएगी। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक कांच का टुकड़ा है, ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता, इसके द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, तो ये क्या कहलाएगी? अदीप्त कहलाएगी, ठीक है। जैसे सूर्य है, तो सूर्य क्या है? दीप्त है।
और यदि मान लिया जाए कि मेरे पास में एक लकड़ी का टुकड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, अदीप्त कहलाएगा। अब एक यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं हम कि वास्तव में प्रकाश जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से पहुंचता है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखना, सपोज करें कि मान लिया जाए कि मेरे पास में यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा है, इस प्रकार से हमने क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक लाइट जलाया, बल्ब जलाया, इस प्रकार से हमने क्या किया, प्रकाश यहाँ पर उत्पन्न किया और लाइट को जलाया, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बड़ा लकड़ी का गत्ता रख देते हैं, या बोल सकते हैं एक पर्दा यहाँ पर हम लगा देते हैं। जैसे प्रकाश किरण इससे आएगी तो कहाँ पर पड़ेगी, इस प्रकार से मैंने अभी बताया कि प्रकाश किरण जो है इस प्रकार से आएगी और इस पर्दे के ऊपर पड़ेगी। यहाँ पर बीच में कौन आ गई, वस्तु आ गई, बीच में कौन आ गई, वस्तु आ गई यहाँ पर, और वस्तु आ गई और बाकी का प्रकाश किरणें क्या होगी, इसके ऊपर यहाँ पर आपतित होगी, ठीक है। क्या होने वाला है समझ गए होगे आप। ये जो गत्ता है बीच में, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, और प्रतिबिंब बनेगा तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसके द्वारा हमें क्या सीखने को मिला, इसके द्वारा हमें ये सीखने को मिला कि प्रकाश किरणें क्या कर रही है, एक सीधी रेखा में गमन कर रही है, सीधी रेखा में गमन कर रही है। देखना, ये सीधी रेखा में गमन की, ये इस पर्दे तक पहुंच गई, ये सीधी रेखा में गमन की, इस पर्दे तक पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर गत्ते ने क्या किया, प्रकाश को रोक दिया, और प्रकाश को रोक दिया तो उसकी क्या है, यहाँ पर परछाई बन गई। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जो प्रकाश है, प्रकाश क्या है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। अच्छा, अगर मान लिया ये बल्ब है, बल्ब क्या कर रहा, प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा, तो उत्सर्जित कर रहा मतलब चारों ओर अपना प्रकाश फैला रहा। तो प्रकाश फैलाने के बाद में ये जो प्रकाश है किधर की ओर जा रहा, तो इसको हम इस प्रकार से तीर से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ से तीर से ये पता चलता है कि प्रकाश इधर से इधर की ओर जा रहा है। अगर तीर हम इधर की ओर लगा देंगे तो ये पता चलेगा कि प्रकाश इधर से इधर की ओर आ रहा है। तो तीर का चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि प्रकाश किरण की दिशा किधर है। क्लियर। और एक एक्सपेरिमेंट करते, देखिए मेरे पास में क्या एक टार्च है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, एक टार्च है और एक कंगा है। देखिए मेरे ख्याल से कंगे का हम डेली यूज़ करते हैं। मैंने टार्च को जला दिया और ये मेरे पास में एक कंगा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा लाइट बंद करूँगा और वहाँ पर देखते हैं हमें कि क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए मैंने टार्च को बोर्ड के ऊपर इस प्रकार से दिखाया, तो मेरे ख्याल से आपको ये बोर्ड पर लाइट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। बोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्शन भी है कुछ बोर्ड में, ये रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन भी है, जो कि चमक भी रहा है। ये यहाँ से चमक रहा ना, ये कहाँ से चमक रहा भाई, ये यहाँ से चमक रहा है ना। तो ये क्या है, परावर्तित भी हो रहा प्रकाश, तो अलग घटना है। हम क्या कर रहे हैं, इस कंगे को बीच में ला रहे हैं। देखिए क्या हो रहा, कंगे के जो दांते हैं वो क्या कर रहे हैं, उसकी परछाई बन रही है। यहाँ पर जो घटना मैंने ये यहाँ पर ये वाली बताई थी ना, यही घटना हम कंगे के द्वारा बहुत स्पष्ट तरीके से समझ सकते। देखिए प्रकाश क्या कर रहा, सीधी रेखा में गमन कर रहा, और सीधी रेखा में गमन कर रहा, और बीच में जो भी अवरोध आ रहा उसकी क्या बन गई, परछाई बन गई। इधर देखिए है ना, बहुत अच्छे से हम यहाँ पर इसकी परछाई के द्वारा समझ सकते हैं। तो इससे हमें यहाँ पर ये पता चल रहा कि प्रकाश जो है वो क्या है, एक सीधी रेखा में गमन करता है, और इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कि और एडवांस रूप में है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 11th 12th क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद में और भी एडवांस पढ़ना है तो हम कॉलेज लेवल पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश की बहुत सारी घटना है, तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वहाँ पर और भी बहुत सारी बातें इससे क्लियर होने वाली है। प्रकाश वास्तव में क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है। कैसे है, प्रकाश जो है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा है। कैसे बता सकते भाई प्रकाश ऊर्जा का रूप है। हमें मालूम है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सी हो रही भाई, एक रूप से दूसरे रूप में। देखिए हमने बल्ब जलाया तो काय की आवश्यकता पड़ी, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। विद्युत ऊर्जा ने क्या किया, यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न किया, और प्रकाश विद्युत खर्च हो रही है। एक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में यहाँ पर परिवर्तित हो रही है। प्रकाशीय ऊर्जा में यहाँ पर क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है।
तो प्रकाश जो है वो क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बातें समझने के बाद में हमें यहाँ पर क्या क्या पता चला। एक तो पता चला कि प्रकाश में एक परावर्तन होता है, सिंपल एक शार्ट में अगर समझे तो। दूसरी बात ये बोल सकते हैं कि प्रकाश के गुण में क्या होता है, एक अपवर्तन भी होता है। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात हमें ये पता चली कि जो प्रकाश है वो क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है। अगली बात पता चली हमें कि जो दीप्त वस्तु ये दो प्रकार की होती है, दीप्त नहीं प्रदीप्त बोला जाता है इसको। ठीक है, सॉरी, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसको क्या बोला जाता है, प्रदीप्त बोला जाता है। तो वस्तु ये दो प्रकार की होती है, जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको प्रदीप्त बोला जाता है। ठीक है, और जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती उसको क्या बोला जाता है, अदीप्त कहा जाता है। ये बात हमें यहाँ पर क्लियर पता चली। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है और जिस दिशा में गमन करता है उसको तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये बात हमें यहाँ पर पता चली। इसके अलावा हमें एक और इंपॉर्टेंट बात मालूम होना चाहिए कि वस्तुएं जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है पारदर्शी, पारदर्शी, और एक होती है पारभासी, पारभासी, और एक होती है अपारदर्शी, अपारदर्शी। ये इंपॉर्टेंट है भाई इस चैप्टर के लिए। ये तीन बातें हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, भले वो लंबा वीडियो बन रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें हमें पता चलते जा रही है। पारदर्शी, पारदर्शी मतलब प्रकाश किरण आर पार निकल जाए। जैसे कांच, कांच क्या करता है, मैंने ये कांच का टुकड़ा था, इधर से टार्च मारा, प्रकाश पूरा आर पार निकल गया। कांच क्या है, पारदर्शी है। पानी, पानी क्या है, पारदर्शी है। अगर हम मान लिया जाए कि एक गिलास में पानी भरा हुआ है, नीचे कॉइन रखा हुआ है, सिक्का रखा हुआ है, इधर से टार्च मारेंगे तो सिक्का चमकने लगेगा। इसका मतलब प्रकाश क्या कर रहा, पानी क्या कर रहा, प्रकाश को आर पार जाने दे रहा, तब तो सिक्का चमक रहा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, पारदर्शी के उदाहरण है। और भी है, प्लास्टिक की एक जिलेटिन, पतली व्हाइट प्लास्टिक की जिलेटिन, तो ये भी क्या है, प्रकाश को आर पार जाने देगी। ठीक है, इसीलिए तो खिड़कियों वगैरह में जहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता होती है ग्लास लगाए जाते हैं, ताकि बाहर का प्रकाश अंदर की ओर आसानी से आ सके। पारभासी, पारभासी मतलब ये है कि कुछ प्रकाश को अंदर जाने देगी वो। जैसे हम उदाहरण बता सकते हैं, कांच, आपने देखा होगा कि अगर कांच है, इस पर क्या किया जाता है, इसको घिस दिया जाता है। ठीक है, मशीन से घिसा जाता है, तो वो क्या करेगा, कुछ प्रकाश को अंदर आने देगा और कुछ प्रकाश को रोक लेगा। तो ये क्या कहलाता है, पारभासी कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि रबर का जो बेलून होता है, बेलून वाला जो रबर होता है, ठीक है, उस बेलून के रबर को थोड़ा सा फैलाइए आप, तो आपको हल्का सा बाहर की ओर दिखाई देने लगेगा। ठीक है ना। ट्रेसिंग पेपर, आपने देखा होगा कि जो प्रिंट आउट में भी जनरली ट्रेसिंग पेपर यूज किया जाता है, तो वो क्या होता है कि पारभासी होता है, मतलब हल्का सा आप देखेंगे तो आर पार उसमें से धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है। तो ये क्या है, पारभासी के उदाहरण है। अच्छा, इसके बाद में अपारदर्शी, नाम से क्लियर है, मतलब नहीं, पार मतलब उसके ऊपर उधर, और दर्शी मतलब दिखना, सिंपल है ना। पार मतलब आर पार दिखना, दर्शी मतलब दिखना, अपारदर्शी मतलब आर पार नहीं दिखाई देना। जैसे मान लिया जाए कि ये लकड़ी का टुकड़ा है, मैं इसमें से आर पार देखना चाह रहा हूँ तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ये रिमोट कंट्रोल है, मैं आर पार देखना चाह रहा हूँ तो नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम बोल सकते हैं पत्थर अपारदर्शी है, पत्थर से आर पार नहीं दिखाई जा सकता। लकड़ी आर पार नहीं दिखाई दे सकता। धातु जैसे लोहा, लोहे से भी हम आर पार नहीं देख पाते। बहुत सारी धातु है जिससे हम उसके आर पार नहीं देख पाएंगे। ठीक है, दीवाल है, दीवाल भी क्या है, अपारदर्शी है। तो प्रकाश से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं हैं। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, क्वांटम सिद्धांत है, तरंग सिद्धांत है, प्रकाश की तरंग होती है तो किस प्रकार से होती है, बहुत सारी बातें हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 11th-12th में पढ़ेंगे। अभी हमें पढ़ना है केवल प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो अपना मेन चैप्टर है, उससे हम डिस्कशन करते हैं। और ये बातें हमें शार्ट में जो हमने यहाँ पर बताई है वो सारी बातें
मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं हम प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब मेन चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जैसा कि चैप्टर का नाम है ना, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। तो परावर्तन, इसको हम समझते हैं कि परावर्तन वास्तव में होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए हमने वैसे हालांकि ये पिछली क्लासों में पढ़ा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में भी हम समझ चुके हैं, लेकिन इसको डिटेल में समझने के लिए, प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए हम एक समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पर समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन हम समझते। देखना मेरे पास में एक समतल दर्पण है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर समतल दर्पण है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण बना कैसे है। समतल दर्पण बना कैसे है ना, मजेदार बात कि समतल दर्पण बना कैसे। मैं भी जब छोटा था तब मैं सोचता था कि यार ये इसमें इतना अच्छा चेहरा दिखता है, सारी बातें होती है ना, प्रकाश परावर्तित होता है, हम इससे कहीं पर भी प्रकाश को कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इधर से कोई प्रकाश है, हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, कोई अंधेरे कमरे में रखा है, तो हम इस प्रकार से इसका बराबर एंगल मिलाते हुए उस वस्तु को देख सकते हैं। आपने भी देखा होगा कई बार, जैसे मान लिया जाए कि कोई अंधेरे में वस्तु रखी है, वहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है, और जहाँ पर हम बैठे वहाँ पर लाइट की सुविधा है, तो हम ऐसा एंगल मिला के उस अंधेरे की वस्तु को देख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा कि यहाँ जो प्रकाश प्राप्त हो रहा, इस प्रकाश का परावर्तन करके उस वस्तु पर प्रकाश डालेंगे और वस्तु हमें दिखाई देगी। तो इस प्रकार से भी इसका उपयोग करते हैं, और चेहरा तो रोज ही देखते हैं हम इसमें। तो एक इच्छा जागती है ना कि वास्तव में यार ये जो दर्पण बना है, ये बना कैसे है। तो ये बड़ा सिंपल है। जो कांच देखा है हमने, जो जिसमें से आर पार दिखाई देता है, ये साधारण कांच होता है, समतल कांच होता है। दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं इसके, समतल होते हैं, प्लेन कांच होता है, जो खिड़की वगैरह में लगाते हैं हम, जिसमें से आर पार दिखाई देता है। इस प्रकार से समतल कांच होता है ये। इस कांच का एक पृष्ठ, कोई भी एक पृष्ठ, चाहे इधर का लो चाहे इधर का, इसमें कोई भिन्नता नहीं है कि इधर ही करना है या इधर, क्योंकि दोनों पृष्ठ एक जैसे है, समतल है। एक पृष्ठ पर क्या किया जाता है, एक पतला चांदी का पॉलिश चढ़ा दिया जाता है, एकदम बिल्कुल पतला। हालांकि वो क्या है, टेक्निक से चढ़ाया जाता है, हम ऐसे ब्रश से नहीं लगाया जाता है उसको, स्प्रे वगैरह से चांदी का पॉलिश इसके ऊपर चढ़ाया दिया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है भाई चांदी का ही पॉलिश? चांदी का पॉलिश हमें मालूम है चांदी क्या होती है, चमकदार होती है, इसलिए तो ये चमक रहा है ना, दिख भी रहा चांदी के जैसा, अंदर की ओर देख रहा है तो ये क्या चांदी के जैसा चमकदार दिखाई दे रहा है। अब चांदी का पॉलिश पतला होता है, उसके बाद में उसको एक पेंट से पोत दिया जाता है, या पेंट इसके ऊपर पेंट की एक लेयर या एक परत चढ़ा दी जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है? उसका कोई खास मकसद नहीं है दर्पण बनाने का, वो पेंट इसलिए चढ़ाया जाता है कि जो चांदी का पॉलिश है इस प्रकार से अगर खुरचेंगे तो चांदी का पॉलिश निकल जाएगा, दर्पण खराब हो जाएगा। इसलिए क्या है, इसके ऊपर एक कोई पेंट, लाल पेंट या हरा पेंट या यहाँ पर ब्राउन पेंट दिखाई दे रहा, तो स्काई कलर का दिखाई दे रहा, तो इस प्रकार का एक पेंट, गाढ़ा पेंट इस पर चढ़ा दिया जाता ताकि वो चांदी डैमेज ना हो कभी, ठीक है ना, और दर्पण अपना बना रहे। तो पहली बात तो क्या है, चांदी का पॉलिश कर दिया जाता है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए, कई बार पूछा भी जाता है। पॉलिश जो होता है वो काय का होता है, इस पर चांदी का पॉलिश लगा दिया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी एक पेंट लगा दिया जाता है जो कि इसको परमानेंट कर दे। अब ये जो समतल दर्पण है इसमें इसको हम यहाँ पर डायग्राम के द्वारा किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे इसके बारे में देखते। देखना, समतल दर्पण है, एक तरफ तो ये बन गया जिसमें हम चेहरा देख सकते, देखिए चेहरा दिख रहा, और दूसरे तरफ क्या हो रहा, इस प्रकार से पॉलिश लगा हुआ है। तो अगर इसको हमें प्रदर्शित करना है तो इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए ये समतल दर्पण है, जिधर की ओर पॉलिश चढ़ा हुआ है उसको हम इस प्रकार से ऐसी लाइनें बनाकर इसको प्रदर्शित किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि इस ओर, जिधर इस प्रकार से लाइनें कट की है मैंने, इस ओर क्या है, पॉलिश चढ़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर मैं एक समतल दर्पण बना देता हूँ इस प्रकार से, और इस समतल दर्पण पर क्या किया हमने, यहाँ पर पॉलिश चढ़ा दिया है, ठीक। अच्छा, अब पॉलिश चढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं, टार्चे से, ये जो समतल दर्पण है, टार्चे से इस पर एक प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित करते, प्रकाश किरण मारते, और प्रकाश किरण इस पर अगर कोई आपतित होती है, मान लिया जाए कि एक प्रकाश किरण हमने क्या किया, इस पर इस प्रकार से तिरछी मारी, कोई एक कोण बनाते हुए इस प्रकार से प्रकाश किरण को प्रेषित किया।
प्रकाश किरण इधर से इधर की ओर जा रही तो इधर का चिन्ह इस प्रकार से रहेगा, सिंपल सी बात है। अभी हमने समझा है कि प्रकाश की दिशा जो होती है उसको इस प्रकार से तीर से प्रदर्शित किया जाता है। जहां पर इस दर्पण को टकराएगी उसको मैं नाम भी दे देता हूँ, इसका नाम ओ दे देता हूँ, फिर आगे देखेंगे हम कि इसको भी कुछ बोला जाता है, क्या बोला जाता है। इसको परावर्तित होने के बाद में इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी, तो इसकी दिशा क्या रहेगी, देखना, प्रकाश किरण इधर से गई और इससे परावर्तन के पश्चात इधर से इस प्रकार से परावर्तित हो गई। परावर्तित ही बोलते हैं ना, कोई भी चीज हमने बाल फेंकी तो वहां से परावर्तित हो गई, ठीक है। बाल दीवार के लिए क्या हो गई, आपतित हो गई, मतलब मैंने इधर से बाल फेंकी, अगर मान लिया जाए कि मेरे ऊपर अगर कोई कागज का टुकड़ा इस प्रकार से कागज की बाल मारता है तो मैं बोलूंगा कि वो बाल मेरे इधर आपतित हो रही है, और मेरे से अगर टकरा के उधर वापस जा रही तो क्या बोलेंगे, मैं मेरे से वो क्या हो रही, परावर्तित हो रही। तो ये क्या हो गई, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, सिंपल सी बात है। ये क्या हो गई, परावर्तित हुई है, इसलिए मतलब परावर्तित किरण। इसके जो नाम है ना, नाम भी बड़े सिंपल है, जैसा जैसा हो रहा वहां पर वैसे ही नाम है, कोई रटने की जरूरत नहीं है ना। तो ये क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई। कई बच्चे क्या बड़े रटते हैं भाई इसको कि आपतित किरण किसको बोला जाता है, परावर्तित किरण क्या होती है, ठीक है, ये आती है उसको आपतित बोला जाता है, आती है आपतित, आती है आपतित। तो ऐसा काम नहीं करना है अपने को, इसको समझना है प्रॉपर तरीके से। जिस बिंदु पर यह किरण इससे टकराती है या आपतित होती है वहां से हम क्या करते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं उस बिंदु पर इधर की ओर, इस प्रकार से 90 अंश का कोण बनाते हैं। इसको मैं डैश डैश से, जनरली क्या है इसको डैश डैश से प्रदर्शित किया जाता है, तो मैं डैश डैश से इस प्रकार से इसको बना देता हूँ, ये डैश डैश से इस प्रकार से इसको बना दिया, ठीक है। ऐसा यहाँ पर इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं ए ओ, यहाँ पर क्या है, ए ओ क्या है, आपतित किरण होगी। जिस बिंदु पर यह किरण दर्पण पर आपतित होती है तो इसको क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जैसा जैसा बोला वही तो बोला है कि भाई आप किरण आपतित हुई, जिस बिंदु पर आपतित हुई उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। परिभाषाएं लिख सकते, वैसे भी नोट्स की टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी हम क्या बेसिक समझ रहे हैं, बेसिक के बाद में जो बुक के अंदर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, अगर न्यूमेरिकल है तो हल करेंगे, इसमें जो उदाहरण दिए हुए उदाहरणों को हल करेंगे, ठीक है, और वहां पर आपको फिर नोट्स बनाना है, ठीक है। यहाँ पर अभी आप केवल समझने का काम करिए और इसकी जो परिभाषाएं वगैरह है सारी चीजें हम क्वेश्चन के साथ में हल करेंगे। फिर उसके बाद में अभ्यास के क्वेश्चनों को हल करेंगे, अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन है सबको लिखेंगे, वहां पर आपको नोट्स बनाना है कि इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि ओवरऑल हमें यहाँ पर जो थ्योरी चल रही है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा उसको लिखना कैसे है ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो उसके लिए अपने नोट्स वहाँ पर आपको नोट करते हुए चलना है। इसके बाद में अतिरिक्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करेंगे अपन, तो उसको भी नोट करना है। फिर उसके बाद में अध्याय एक नज़र में करेंगे, फिर उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह करेंगे। तो सारी बातें यहाँ पर होना है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, अभी केवल समझते हुए चलना है अपने को, ठीक है। और कुछ अगर महत्वपूर्ण बातें लगती है तो उसको नोट भी करते हुए चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नोट्स खुद को बनाना है, खुद नोट्स बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका एक बार तो नोट्स बनाते हुए रिवीजन होगा, और एक बार फिर अगर आपके खुद के नोट्स है तो उसको पढ़ने में जो मज़ा आएगा और वो बातें जो समझ में आएगी, क्योंकि आपने खुद ने लिखा है वो, है ना, आपके खुद की लैंग्वेज है वो, तो वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगी। अगर मैं रेडीमेड नोट्स दे दूँ या आपको कहीं से रेडीमेड नोट्स मिल जाए तो कई बार मैंने देखा कि बच्चे के नोट्स जो होते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं और उसको पलटा के भी नहीं देखते कई बच्चे, ठीक है ना। लेकिन खुद ने लिखा है तो उसको अच्छे से पढ़ने का उसमें मौका मिलता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपतित बिंदु पर 90 अंश का कोण बना दूँ इसी दिशा में, तो इसको क्या बोला जाता है, अभिलंब बोला जाता है, अभिलंब बोला जाता है। अब क्या क्या बातें समझ में आई यहाँ पर। समतल दर्पण किस प्रकार से बनाया जाता है ये हमें मालूम है। अगर कोई प्रकाश किरण इस समतल दर्पण पर आपतित होती है तो इसको क्या बोला जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको आपतित बिंदु कहा जाता है। परिभाषाएं बनते जा रही है। यहां से दर्पण से टकराने के बाद में वो जो प्रकाश किरण वापस जाती है, ठीक है, परावर्तन के पश्चात वापस जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतित बिंदु पर
अगर हम एक 90 अंश का कोण बना दे सामने की ओर और इस प्रकार से एक रेखा खींच दे, इसका नाम मैं ओ एन दे देता हूं मैं, तो ये क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में कितनी परिभाषा हो गई? आपतित किरण मालूम है हमें, ये ओ को आपतित किरण बोला जाता है, आपतित बिंदु को ओ से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद में क्या है? परावर्तित किरण, ओ भी हमारे पास में परावर्तित किरण है। इसके बाद में अभिलंब है, तो अभिलंब क्या होगा? जो आपतित बिंदु है इस पर 90 अंश का कोण बना दे या लंबवत कोई अगर एक रेखा खींच दे तो ये क्या कहलाएगी? इसका अभिलंब कहलाएगा। अब देखना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनाई दे रहा, ठीक है, और इस कोण को बोला जाता आपतित कोण। क्या बोला जाता? आपतित 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 कोण। और नाम भी तो बड़ा क्लियर है ना भाई, किरण आ रही है और अभिलंब के बीच में जो कोण, जिस कोण से आ रही है तो अभिलंब के बीच का जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा? आपतित कोण कहलाएगा। इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको आपतित कोण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स आई, आई से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोला जाता है परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण, ये वाला जो कोण रहेगा वो क्या कहलाएगा? परावर्तन परावर्तन कोण कोण कहा जाता है। ठीक है, तो आपतित कोण, परावर्तित कोण भी बोल सकते हैं या परावर्तन कोण भी इसको कहा जा सकता है। मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बिंदु, आपतित बिंदु पर जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोला जाता है, या इसको इंग्लिश में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। इसलिए आर से इसको प्रदर्शित, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन और इंसिडेंस मतलब आपतन कोण। ठीक है, अब यहाँ पर ना इसको अपन प्रयोग द्वारा भी देखेंगे कि ये वास्तव में ऐसा होता है क्या, जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है वास्तव में ऐसी बनती है या नहीं बनती है। ठीक है, तो प्रयोग द्वारा देखेंगे। अभी जस्ट हम प्रयोग करने वाले हैं, थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर उसके बाद में प्रयोग द्वारा हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखना, आपतन कोण, आपतन कोण मतलब कोण आई, और बराबर से होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, कोण ये क्या होता है? आर। ये हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, या कोण आर कर देता हूं मैं, कोण आर बोल सकते हैं, या तो ए ओ एन, कोण ए ओ एन जिसको आपतन कोण बोला जाता है, और बी ओ एन इसको क्या बोला जाता है? परावर्तन कोण कहा जाता है। अब सबसे मजेदार बात हमें ये देखना है कि ये जो दर्पण दिखाई दे रहा समतल दर्पण, ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई ये। ठीक है, ये जो समतल दर्पण है, इस दर्पण में वास्तव में मैं अगर ऐसा चेहरा देख रहा हूं तो मुझे अपना फोटो क्यों दिख रहा, चेहरा क्यों दिख रहा, और कैसा दिखाई दे रहा? यहाँ पर देखना, आप थोड़ा सा और एक बार आईने को देखना। ऐसे तो दिन में 10 बार देखते ही होगे, कई बार देखते होगे आईने को, और खास करके सुबह के टाइम में नहा धो के तो आप चेहरा वगैरह देखते ही होगे, लेकिन एक बार और थोड़ा सा गौर से देखना चेहरे को। ठीक है ना, अपनी ये बातें सुनने के बाद में, पूरी बातें सुन लो आप पहले, फिर उसके बाद जब आप आईना देखते हो तो आपको आपका चेहरा दिखाई देता है ना, आपका पूरा फोटो दिखाई देता है उसमें। जो जितना बड़ा आपका फोटो है या जितना बड़ा आपका चेहरा, एग्जैक्टली उतना ही बड़ा आपको इसके अंदर दिखाई देता है। ऐसा है क्या? आप अगर दूर से देखोगे तो क्लियर सी बात है कि छोटा चेहरा दिखेगा, क्योंकि आप दर्पण से दूर हो, तो जितना बड़ा आपका चेहरा रहेगा उतना ही बड़ा यहाँ पर दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? बराबरी का बनता है। जितना बड़ी वस्तु रहेगी उतना ही बड़ा क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। मजे की बात, ये जो प्रतिबिंब है ना, ये आभासी है, आभास होता है हमें ये प्रतिबिंब का। कैसे बोल रहे हो भाई आभासी है? अगर इस प्रतिबिंब को हमें केवल आभास हो रहा है यहाँ पर कि एक प्रतिबिंब यहाँ पर है, इस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर कहीं पर प्राप्त कर सकते क्या? कहीं पर पर्दे पर आप इस प्रतिबिंब को दिखा सकते क्या? नहीं दिखा सकते। और जब प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं दिखा सकते तो इसको आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। दूसरे तरीके से समझते, आभासी की बात हो रही है तो आभासी वास्तव में क्यों बोला जाता है? अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में क्या है, एक समतल दर्पण है, देखना इस प्रकार से समतल दर्पण है, आभासी क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ये यहाँ पर,
पालिश नीचे की ओर है, वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। अब वस्तु से कोई प्रकाश किरण यहाँ पर आती है सीधी, है ना, और कोई प्रकाश किरण मान लिया जाए यहाँ पर आती है, ये यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी नहीं बताई। अगर मान लिया जाए कि ये अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब से आती है तो उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 90 अंश पर आएगी तो 90 अंश पर उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। तो ये आपतित किरण हो गई और परावर्तित किरण हो गई। कहने का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 90 अंश का कोण रहेगा तो परावर्तन भी क्या होगा, 90 अंश के ही कोण पर परावर्तित होगी। तो अभिलंब से जो प्रकाश किरण आने वाली है वो अभिलंब उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। देखना, अगर मान लिया जाए कि ये प्रकाश किरण यहाँ पर आ रही है तो ये क्या होगी, इसी मार्ग से वापस हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ, हो जाएगी ना। अच्छा, इसी के बाद में अगर मान लिया जाए कोई प्रकाश किरण यहाँ आ रही है तो प्रकाश किरण क्या होगी, उसी एंगल से इस प्रकार से वापस हो जाएगी। और सपोज करें कि ये क्या आपतन बिंदु है और यहाँ पर मैं अभिलंब बना रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार से अभिलंब बना रहा हूँ। तो आई आपतित कोण और ये क्या हो गया, आर परावर्तित कोण। फिर से और एक बार सिंपल, ये दर्पण है, यहाँ से प्रकाश किरण आई है इसलिए उसको क्या है, आई बोलेंगे। आई है इसलिए आई बोलेंगे, ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इंसिडेंस बोला जाता है इसलिए आई बोला जाता है उसको। और यहाँ से परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्स हो गई, इसलिए इसको आर बोला जाएगा। ये अभिलंब है एन और ये मान लिया जाए ये है और ये क्या है, बी है। अब कहानी तो यहाँ पर दूसरी है। कहानी कैसी दूसरी है, मैं दर्पण से इधर की ओर हूँ, दर्पण से इधर की ओर ये कोई बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। मेरा जो प्रतिबिंब बन रहा वो उतनी दूर बन रहा, मतलब जितने दूर मैं दर्पण से इधर की ओर हूँ मेरा प्रतिबिंब बन रहा दर्पण के पीछे। कई बार आपने देखा होगा कि दर्पण ऐसा लगा रहता है, कोई चिड़िया वगैरह आती है और वो उसको टक 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 करते रहती है चोंच से। क्यों? उसको ऐसा लगता है कि एक चिड़िया अंदर बैठी हुई है। उसको कहाँ पर दिखता है, पीछे की ओर। हमें भी अंदर पीछे की ओर ये दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में देखा जाए प्रतिबिंब कहाँ पर दिखाई देता है, इधर की ओर दिखाई देता है। भाई दर्पण से जितने दूर वस्तु उतने ही दूर प्रतिबिंब। और वो क्यों दिखता है, बस यही तो हमें समझना है। तो देखना, इसको अगर हम डैश डैश से आगे की ओर बढ़ाए, ठीक है भाई, ये क्या है, आपतित किरण है, इसको अगर हम आगे की ओर बढ़ाए इस प्रकार से, और ये जो परावर्तन के पश्चात ये वाली भी जो किरण है इसको भी हम इधर की ओर आगे की ओर बढ़ाए, तो आगे की ओर बढ़ाने पर, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ाने पर, और यहाँ से आने के बाद में जो यहाँ पर मिलती है तो ये क्या बनेगा, इसका यहाँ पर प्रतिबिंब बनते हुए प्रतीत होता है ना। तो इसका नाम मैं क्या दे दूँ, ए बी हो गया, इसका नाम सी दे देता हूँ, ठीक है, या ए डैश भी नाम दे सकते हैं हम। तो यहाँ देखेंगे हम ए बी और इसका नाम सी दे देता हूँ, इसका नाम ए डैश दे देता हूँ मैं, ठीक है, ये ए डैश हो गया। क्लियर? यहाँ पर क्या हो रहा कि ये वाली जो प्रकाश किरण है यहाँ पर आने के बाद में परावर्तित हो गई, और परावर्तन के पश्चात ये जो परावर्तित हुई ना, ये फिर से और एक बार, यहाँ से ये क्या है, ये कोई वस्तु रखी है, यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ पर आई और यहाँ से परावर्तित हुई है। तो परावर्तित हुई है तो यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है प्रकाश किरण। देखिए इसकी दिशा क्या है, ये है। अगर इसको हम आगे की ओर बढ़ाए तो हमें ऐसा लगेगा यहाँ से ये जो प्रकाश किरण है इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये जैसे परावर्तित हुई है। तो ये वाली जो प्रकाश किरण है, ये वाली, तो हमें ये आभास होगा कि यहाँ से हमें आती हुई प्रतीत होगी। इस प्रकार से हम यहाँ पर बोल सकते। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, आभासी बनेगा। क्यों आभासी बनेगा? देखिए एक्चुअल यहाँ से क्या है, ये आती हुई प्रतीत हो रही है, ये जो प्रकाश किरण है यहाँ से इस प्रकार से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। अच्छा, ये कोण आर है तो ये वाला भी कोण क्या होगा, आर होगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये कोई सरल रेखा इसको तिर्यक काटती है, तो ये क्या हो गया कि इसके संगत कोण हो गए। तो ये दोनों कोण क्या हो गए, इसके बराबर हो गए। अच्छा, यह जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ये कांच के या दर्पण के क्या है, पीछे की ओर बनेगा। इस प्रकार से दर्पण की क्या है, पीछे की ओर बनेगा, सीधा बनेगा। देखना, ये जो मैं देख रहा हूँ प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। जितने दूर मैं इसके दूर खड़ा हूँ उतनी दूर प्रतिबिंब बन रहा। अच्छा, इसके बाद में क्या है, समान दूरी पर बनेगा, जितने दूर खड़ा हो उतनी दूर बनेगा, बराबर भी बनेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ में ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, आभासी है। आभासी क्यों है, क्योंकि इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता।
अगर मैं बोलूँ कि इस आईने से मैं अपनी फ़ोटो कहीं पर पर्दे पर दिखा दूँ तो इस फोटो को नहीं दिखा पाओगा, इसलिए क्या है ये आभासी है, ठीक है, पर्दे पर इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है ये क्या है, पार्श्व परिवर्तन दिखाता है। देखना पार्श्व परिवर्तन कैसा होता है। अगर सपोज करे कि मैं एक पेज पर यहाँ पर एक कागज़ पर कोई अगर इस प्रकार से कोई शब्द लिखूँ, देखिए मैंने क्या किया, इस कागज़ पर ये आर लिख दिया। देखना क्या लिखा, ये आर लिखा, दिख रहा होगा आपको। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आर लिख दिया। अब इस आर को मैं आईने में देखता हूँ, दर्पण में देखता हूँ। देखिए आपको दर्पण दिखाई दे रहा, और इस आर को इसमें देखना चाह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको ये आर इस प्रकार से थोड़ा सा पास में कर रहा हूँ, अब दिख रहा होगा, है ना। तो आर कैसा दिखाई दे रहा, इसमें आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। आर कैसा दिखाई दे रहा, उल्टा दिखाई दे रहा होगा। देखना अगर मान लिया जाए कि ये दर्पण है, ये क्या है, यहाँ पर दर्पण है और मैंने यहाँ पर आर लिखा है, ये आर, तो इसमें कैसा दिखाई देगा, या तो इस प्रकार से देखूँ मैं कि अगर ये आर इस प्रकार से लिखा है तो यहाँ पर आर किस प्रकार से दिखाई देगा, इसको उल्टा दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। और दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर मान लिया जाए दर्पण के सामने अगर मैं खड़ा हूँ, अगर मैं ये वाला बायां हाथ उठाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि इसका क्या है, दायां हाथ उठ रहा है ना, बायां हाथ ये है। वैसे मैं अगर बायां हाथ उठाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि ये प्रतिबिंब में क्या किया, दायां हाथ उठाया, दायां उठाऊंगा तो ऐसा लगेगा बायां हाथ उठाया। तो अगर मैं यहाँ पर आर को ऐसा लिखूँ तो यहाँ पर कैसा दिखेगा, इस प्रकार से ऐसा आर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, पार्श्व परिवर्तन होता है, इस प्रकार का यहाँ पर परिवर्तन होता है। तो प्रकाश का परिवर्तन, इतनी बातें तो हम हालांकि पिछली क्लास में भी समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल हमें ये पता चलना चाहिए कि प्रतिबिंब जो होते हैं वो क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक आभासी होता है, आभासी, और आभासी का मतलब जो हमें आभास हो रहा, और दूसरा होता है वास्तविक, वास्तविक, ठीक है। तो ये दो प्रतिबिंब किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में हम आगे चल के समझेंगे, और वहाँ पर आभासी और वास्तविक किस प्रकार से बनते हैं। हालांकि हमने आभासी के बारे में हम यहाँ पर समझ चुके हैं, उसको समझेंगे। उससे पहले एक छोटा सा एक प्रयोग देखते हैं हम कि किस प्रकार से ये परावर्तित कोण और आपतित कोण बराबर होते हैं। प्रकाश का परिवर्तन समझने के लिए हमारे पास में सामान देखिए क्या क्या सामान है। सबसे पहले तो मेरे पास में एक प्लाई का टुकड़ा था, तो प्लाई का टुकड़ा है यहाँ पर, और प्लाई के टुकड़े में मुझे क्या है, इस प्रकार से पिन लगाना था। जो पिन नहीं लग रही थी तो मैंने इसके ऊपर थर्माकोल लगा दिया, ठीक है ना। तो आप भी इस प्रकार से लगा सकते हो। केवल थर्माकोल इसलिए लगाया है कि थर्माकोल लगाने से क्या होगा कि मैं जो ये पिन है इस प्रकार से पिन वगैरह इसमें लगा पाऊँगा। इसके बाद में मेरे पास में एक ब्लैंक पेपर है, कोरा कागज़ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में प्रकाश का परावर्तन हम समतल दर्पण द्वारा समझेंगे। तो हमारे पास में इस प्रकार से और समतल दर्पण को मैं यहाँ पर इस प्रकार से रख सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए इस प्रकार से स्टैंड बनाया हुआ है। मैं अभी यहाँ पर समतल दर्पण को रख देता हूँ। और उसके बाद में हमारे पास में जो एक कोण है, कोण को मापने के लिए डी है, ठीक है। आप छोटे डी का भी उपयोग कर सकते हो, ये प्रैक्टिकल आप घर में बना के देख सकते हो। एक स्केल की ज़रूरत होगी, यहाँ पर एक स्केल की ज़रूरत है और पेंसिल की ज़रूरत है। इसके अलावा मेरे पास में और कुछ पिनें हैं, इसमें रंगीन टॉप वाली कुछ पिनें हैं। इस 3-4 पिनों की हमें 4 पिनों की कम से कम इसमें आवश्यकता होगी। तो अब ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से अभी यहाँ पर प्रकाश का परिवर्तन को समझ। सबसे पहले हमारे पास में ये जो पेज है, मैं पेज को इसमें इस प्रकार से रख देता हूँ, और पेज को रखने के बाद में पिन से इसको फिक्स कर देता हूँ। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से चारों कोने में पिन लगा रहे हैं ताकि ये पेज हिले नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस प्रकार से पिन लगा रहे हैं, फिक्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक पिन चाहिए मुझे, और ये पिन मिल गई, ये यहाँ पर मैंने इस पिन को भी लगा दिया, ठीक। अब स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, एक सीधी यहाँ पर लाइन खींचेंगे। तो स्केल की सहायता से और पेंसिल की हेल्प लेना है हमें, तो पेंसिल की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, जो पेपर हमने वहाँ पर लगाया था इसमें बोर्ड में, तो उसमें स्केल की सहायता से मैंने यहाँ पर स्केल की सहायता से एक सरल रेखा खींच दी, और उस सरल रेखा पर एक बिंदु लिया हमने यहाँ पर, और इस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु, है ना। वो जैसे कि हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था,
तो इसको क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु मान लिया जाए कि ये क्या है, P है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, एक लंब डालना है। अब लंब कैसे डालेंगे, तो आप तो एक तो D से भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो चांदा होता है चांदे से भी लंब डाल सकते हैं। मेरे पास में देखेंगे कि इस प्रकार से ये चांदा है तो 90 डिग्री का हम कोण बना सकते हैं। और या तो फिर इसकी भी हेल्प, 90 अंश का कोण बनाना है तो ये दोनों में से किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये 90 अंश का कोण होता है। ये इसमें क्या है, ये 90 अंश का कोण होता है और इसमें भी ये 90 अंश का कोण होता है। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। जो ये लंब डाला है यहाँ से, ये 90 अंश का कोण है इस सरल रेखा पर, और यहाँ से हमने क्या किया, चांदे की सहायता से 40 डिग्री का कोण बना दिया। देखिए ये जो है, ये यहाँ पर क्या है, 40 डिग्री का इस प्रकार से कोण बना दिया। ठीक है, तो 40 डिग्री का जो कोण बनाया वो किसकी हेल्प से बनाया, हमने चांदे की सहायता से, हमने D की सहायता से इससे 40 डिग्री का कोण बना दिया। अब यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण किस प्रकार से हम यहाँ पर प्रयोग द्वारा देख सकते हैं। देखेंगे कि हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि ये कितने 40 डिग्री का कोण है। ठीक है, और प्रकाश किरण यहाँ से आपतित हो रही है, और यहाँ से आपतित होने के बाद में परावर्तन के पश्चात हमें मालूम है कि जो अपना यहाँ पर दर्पण है, दर्पण से परावर्तित होकर इधर से समान अभिलंब से समान कोण बनाते हुए परावर्तित होने वाली है। तो मेरे पास में ये पिने हैं, तो इन पिनों का उपयोग करेंगे हम। देखिए इसमें से मैं एक पिन निकाल रहा हूँ और इसको क्या करना है, हमें इस पिनों को ये यहाँ पर लगाना है। इस प्रकार से एक पिन लगा दी मैंने, और इसी प्रकार से 2 पिन लगा दी। ठीक है, 2 पिन सफिशिएंट है, आप चाहो तो 3 पिन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 पिन सफिशिएंट है, और 2 पिन लगाने के बाद में मैं इसमें से और 2 पिनें निकाल लेता हूँ, और फिर उसके बाद में हम ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले तो कॉन्सेप्ट समझ ले हम। ये क्या है, दर्पण है, समतल दर्पण है। यहाँ पर मैंने अभिलंब बनाया, मतलब इस रेखा से, दर्पण से मैंने क्या किया, इसको लंबवत क्या किया, एक 90 अंश का यहाँ पर कोण बनाया। इसके बाद में चांदी की सहायता से मैंने ये 40 डिग्री का यहाँ पर कोण बना दिया। ये 40 डिग्री का हमें कोण दिखाई दे रहा। हमने इस रेखा पर 2 पिनें इस प्रकार से लगा दी। अब हमें यहाँ पर ये पता चल रहा कि जो प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण दर्पण में हमें दिखाई दे रही है। देखेंगे आप, ये दर्पण में दिखाई भी दे रही है हमें, तो इसका मतलब ये प्रकाश किरण क्या है, यहाँ से आपतित हो रही है। और परावर्तन के पश्चात आपतन कोण, ये वाला 40 डिग्री का कोण है, परावर्तन कोण भी इतना ही होता है, हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसको इस एंगल से देख रहा हूँ। ठीक है, इस एंगल से देख रहा हूँ, और ये पिने क्या है, एक लाइन में जब दिखने लगेगी तो इस लाइन में हम क्या करेंगे, 3rd पिन लगा देंगे। देखेंगे जब ये पिने जब एग्जैक्ट एक ही लाइन में दिखने लगेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से जब ये तीनों पिने एक लाइन में दिखेगी। ये प्रैक्टिकल ऐसा है ना कि आप घर में भी बना के देख सकते। देखें, 1 मिनट, आप अब देख रहे होंगे कि ये जो पहले की जो 2 पिनें थी और ये तीसरी पिन आपको सीधी रेखा में दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं चौथी भी पिन ले रहा हूँ। चौथी पिन लेने से क्या है, अपनी थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और चारों पिनें जब एक सीधी रेखा में आएगी तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से चारों को मिलाते हुए इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो चारों की चारों पिनें हैं ना, आपको एक ही पिन दिख रही होगी, है ना। ये जो चारों की चारों पिनें हैं ना, ये एक सीधी रेखा में यहाँ पर दिखाई दे रही है। 1 मिनट, थोड़ी तिरछी लग गई है, तो आपको सावधानी रखना है कि चारों पिनें क्या है, एक सीधी रेखा में प्राप्त होने वाली है। अब इसके बाद अपना ये प्रैक्टिकल लगभग ओवर हो गया, और इसको हम प्रैक्टिकल को समझेंगे। अब क्या कर रहा हूँ मैं कि ये जो पिनें थी, इन पिनों को मैं निकाल लेता हूँ, और जहाँ पर मैंने पिनें लगाई थी वहाँ पर एक पेंसिल से इस प्रकार से सर्कल, मैं पेन से इसलिए लगा रहा हूँ कि ताकि थोड़ा सा डार्क दिखे। ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या करते, सर्कल लगा देते, और यहाँ पर भी रखी थी हमने पिन, यहाँ पर भी सर्कल लगा देते, और यहाँ पर भी एक सर्कल लगा देते। और सर्कल लगाने के बाद में मैं अब दर्पण को हटा देता हूँ, और यहाँ
यहाँ से आप देखेंगे कि मैंने दर्पण को हटा दिया है और स्केल की सहायता से ये जो इसका दर्पण का पी बिंदु था, अब इस पी बिंदु से हम इन पिनों को मिला देते। कहने का मतलब इस बिंदु से इसको मिलाना है और ये दोनों को तीनों को मिलाते हुए एक हमें सरल रेखा खींचना है। देखेंगे कि हम एक सरल रेखा मिलाएंगे तो इस प्रकार से तीनों एक ही रेखा पर इस प्रकार से मिल रही है, ठीक है। और तीनों तो मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये एक सरल रेखा खींच दी। अब सिंपल सी बात, इसको हम समझते हैं कि ये क्या है, हमने पॉलिश किया हुआ दर्पण का ये वाला भाग था, ठीक है। ये वाला क्या था, समतल दर्पण था। समतल दर्पण पर हमने क्या किया, एक बिंदु लिया, फिर से और थोड़ा सा एक शार्ट में समझ ले, एक बिंदु लिया, एक बिंदु पी लिया, इसमें ए पी क्या हो गई, या वो भी ले सकते हैं हम, ये पी क्या हो गई, एक आपतित प्रकाश किरण हो गई, ये प्रकाश किरण क्या हो गई, आपतित हो रही है। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक अभिलंब बनाया, ये वाला जो क्या किया, एक अभिलंब बनाया, इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, ठीक है, अभिलंब। यहाँ पर ये क्या है, आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित हो रही है, ये आपतन बिंदु है, ये क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो इस प्रकार से ये समतल दर्पण हो गया। और हमने यहाँ पर ये इस प्रकार से दो पिने हमने लगाई थी, तो दो पिनों की जो पोजीशन थी, ये दोनों पिनों को हमने क्या किया, आपतन बिंदु से स्केल की सहायता से मिला दिया। अब हमें क्या होना चाहिए कि हमें मालूम है कि ये वाला कितने 40 डिग्री का कोण है, तो ये वाला भी कितना डिग्री का कोण होगा, 40 डिग्री का ही कोण होगा। अभी मापेंगे, हम देखेंगे कि 40 डिग्री का है या नहीं है। अच्छा, ये वाला जो कोण कहलाएगा, ये क्या है, आपतन कोण कहलाएगा, आपतन कोण। अच्छा, इसके बाद में ये क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा, परावर्तन कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, इसका अभिलंब कहलाएगा। इसको जनरली इससे नॉर्मल एन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल से भी हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अपना ये प्रैक्टिकल और होता है, लेकिन हम ये देख ले कि वास्तव में 40 परावर्तन कोण तो हमने माप के तो बनाया नहीं, ठीक है। तो परावर्तन कोण वास्तव में 40 डिग्री का है या नहीं है, तो हम इसकी सहायता से इसको देख लेते कि एक्चुअल 40 डिग्री का है या नहीं है। तो आप देखेंगे मैंने इसको चांदे को लगाया इस प्रकार से, और ये 90 डिग्री पर मिला दिया, और ये लगभग मतलब ये यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं दिखाई दे रहा। ये देखिए, ये 90 डिग्री, 10, 20, 30 और ये क्या हो गया, 40 हो गया। 40 से हल्का सा 40.05 बोल सकते हैं अपन, एक हल्का सा थोड़ा सा ये है। तो ये गलती अपनी है ना। जितना आप एक्यूरेसी के साथ में करेंगे उतना परफेक्ट ये परावर्तन कोण भी उतना ही बनने वाला है। तो हमने यहाँ पर समझा कि किस प्रकार से आपतन कोण, किस प्रकार से परावर्तन कोण। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि कोई भी प्रकाश किरण जब दर्पण पर आपतित होती है तो आपतन बिंदु से क्या होती है, परावर्तन के पश्चात अभिलंब से जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित होती है। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से, मतलब रिफ्लेक्शन होता है ना, इसलिए रिफ्लेक्शन इंग्लिश में बोला जाता है, इसलिए आर से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये इंसिडेंट हो गई तो ये आई से प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रैक्टिकल को समझ सकते हैं।